हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। उससे पहले हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लेंजीविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो अब हम ये करने जा रहे हैं। तो क्वांटम थ्योरी पैरामैग्नेटिज्म की क्या होती है? देखो, सबसे पहले यार मैंने क्या लिखा है, ये सारा पहले आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने एक एक वर्ड करके, ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास जो एटम होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो डायपोल मोमेंट की तरह होता है, ठीक है। ये क्लासिकली बात हो रही है। क्लासिकली हमारे पास क्या होता है, क्लासिकली हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे डायपोल्स उस तरफ को ओरिएंट हो जाएंगे। क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास क्या हो, अगर वो मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, जितने भी डायपोल्स यहाँ वहाँ भागे हुए होंगे वो एक दूसरे के नेट डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट को या नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगी इनकी वो ज़ीरो हो जाएगी, वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और जब हमारे पास प्रेजेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की तो बिल्कुल वो बराबर बराबर जाएंगे, ठीक है। तो ये और क्वांटम मैकेनिकली हम क्या बात करेंगे वो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं। एज वी ऑल नो डैट एटम बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड ऑल एटम आर एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक डायपोल ऑफ एटम आर ऑफ पैरामैग्नेट्स आर रैंडमली अरेंज। जब एब्सेंस होगी तब वो यहाँ वहाँ कहीं भी जा रहे होंगे डायपोल्स हमारे लाइक दैट। एंड जब हमारे पास और उसमें क्या होगा, नेट मैग्नेटाइजेशन जो होगी मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, then the dipole moment of atoms aligned in the direction of magnetic field and due to this paramagnetic substance net magnetization जो होगी सब्सटेंस, इसकी वजह से हमारे पास नेट मैग्नेटाइजेशन हमें मिल जाएगी। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ दी सब्सटेंसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कल क्यूरी लॉ। और पिछले में सस्पेक्टिबिलिटी क्या थी हमारे पास, डाया के केस में वो थी I/H करके, इसकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है M/H करके होती है, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है, बताऊंगी आगे। तो क्लासिकल थ्योरी में ये था कि हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमारे डायपोल जाएंगे। और क्वांटम थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, उसमें क्वांटम में से फाइनाइट ओरिएंटेशंस होती हैं, यानी कि हम क्या लेके चलेंगे। ये सारा मैं आपको एक बार नोटबुक में करवा के दिखाऊँ क्या? चलो नोटबुक में करते हैं, ठीक है। सो वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट, तो देखते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटाइजेशन हम कैसे लिखते हैं। सो देखो, क्वांटम मैकेनिकली हम मैग्नेटिक मोमेंट को देखेंगे, ठीक है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है आपके पास होती है माइनस जी म्यू बी जे। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो। जब आप इस चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे हम इसके, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है नौ। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो म्यू बी है इसकी वैल्यू क्या होती है, E/2m होती है। और जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है जो कि L+S होता है, ठीक है। जब कभी भी हमारे पास डायपोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कैसे देखी जाती है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे कि म्यू बी क्या है मेरे पास, लिख दो यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन है। जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टी एंगुलर मोमेंटम लिख दी मैंने, समझा ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जी है, इस जी की वैल्यू होती है 1 + J × J+1 + S × S+1 - L × L+1 अपॉन 2J × J+1 करके चेक कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, सो यही वैल्यू होती है, ये मेरे पास होता है। इसको हम लैंडेजी फैक्टर भी बोलते हैं, ये BSc थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके इतने डीप नहीं जाने वाली मैं वैसे भी, क्यों मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी गाइस। तो हाँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, जब मेरे पास कभी भी मेरे पास जो डायपोल जो होगा, डायपोल मोमेंट को मैं रख दूँगी मैग्नेटिक फील्ड में, देन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस तरह की होगी मेरे पास, है ना, हम वो देखने वाले हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिफाइन करते हैं, वो कि -μ.B
डॉट नहीं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये म्यू इसका, तो अब डॉट प्रोडक्ट है, सॉल्व करते हैं, माइनस म्यू बी कॉस थीटा करके आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब जो म्यू की वैल्यू है आप टू 1 इन 2, तो u इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा जी म्यू बी जे बी कॉस ऑफ थीटा, ढंग से लिख लेते हैं इसको, जे म्यू बी जे कॉस थीटा। अब जे कॉस थीटा एक एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है, ये मेरे पास जे है, तो जे एक थीटा एंगल बना रहा है और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास है कॉस थीटा, तो हम इस जे कॉस थीटा को हम क्या नाम देंगे, हम इसका नाम देंगे जी म्यू बी एम जे, इसका मैं नाम दूंगी, ठीक है। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब इतना मैंने लिखने के बाद अब मैं बताऊंगी जो जी है, ये जो एम जे है, इनकी वैल्यूज़ निकालना शुरू करूंगी। लेट कर लेती हूँ फॉर 1s इलेक्ट्रॉन्स, 1s इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास 1s इलेक्ट्रॉन के लिए L0 होगा और स्पिन तो मेरा फिक्स रहता है 1/2। ये भी मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, मेरे को इतना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है, पर मेरे को याद आ रहा है पूरा का पूरा कि इस तरह से कर रहे थे। L0 होगा तो स्पिन तुम्हारा वैसा का वैसे रहेगा, ठीक है। सो L इज इक्वल 0, S इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा आपके पास। सो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L प्लस एस, ये तो ताज़ा ताज़ा हमने पढ़ा है अभी सेकंड सेम में क्वांटम मैकेनिक्स में। तो J इज इक्वल्स टू L की वैल्यू 0, S की वैल्यू ये 1/2, तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 1/2। टोटल एंगुलर मोमेंटम ये आ गया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ये है। तो आपके पास जो mg होता है, आपके mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर J आपके पास 1/2 है तो mg क्या होता है, -1/2 से लेके +1/2 तक, यानी कि जो आपकी लास्ट वैल्यू, ये थर्ड इक्वेशन इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या थी मेरे पास, u इज इक्वल्स टू जी म्यू बी एम जे करके थी, राइट। सो इसको मैं कैसे लिखूँगी, अब इसको मैं लिखूँगी, तो जो जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, 1 + j × j + 1 + s × s + 1 - l × l + 1 अपॉन 2j × j + 1 करके इस फार्मूला होता है, राइट। तो एक बार तुम क्या करोगे, जे की वैल्यू 1/2 पुट करोगे और यहाँ पे 1/2 एस की वैल्यू पुट करोगे। देखो L इज इक्वल 0 है, एस की वैल्यू 1/2 है और जे की वैल्यू वापस 1/2 है, तो पहले वो सब पुट करते जाओगे तुम, ठीक है। तो क्या वैल्यू आती है, जी की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। जब हम पॉजिटिव एम जे की वैल्यू जब हम पॉजिटिव 1/2 लेके चलते हैं और देखती हूँ फॉर जे इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है जब इस फार्मूला में पुट करते हैं, और फॉर जी इज कुछ -1/2, यानी कि एम जी इज कुछ टू -1/2, यानी जे की वो होगा क्वांटम नंबर है। सो जी की वैल्यू तभी मेरे पास 2 ही आ रही है, ठीक है। तो मुझे देखने को क्या मिल रहा है कि अगर मैं 1s इलेक्ट्रॉन के केस की बात 1s इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये हाईएस्ट स्टेट है, तो ये लोअर स्टेट है, ये लोअर, ये अपर स्टेट है, ठीक है। इसको हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, लोअर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये है, तो यहाँ पे मेरे पास जो mg की वैल्यू मैंने ली थी वो आई थी पॉजिटिव 1/2, और इसके लिए मैंने mg की वैल्यू थी -1/2 करके ली हुई थी, ठीक है। तो जी की मेरे को वैल्यू सेम मिली, यानी कि अगर तुम वैल्यूज पुट करो, सो n वाले के लिए अगर, तो u की वैल्यू क्या मिल रही है तुमको, जी की वैल्यू तुमने यूज़ कर ली है, तो u की तुमको वैल्यू क्या मिल रही है, ये है थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन 3 को मैं लिखूँगी, जो हमने यूज़ कर ली टर्म वो लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू बी और बी, क्योंकि जी एंड एम जे मैंने यूज़ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। म्यू बी एम बी, और ये जो पॉजिटिव वाली टर्म आई, ये आए मेरे पास जब मेरे पास एम जे पॉजिटिव 1/2 था, तो मेरे पास जी मेरे को 2 मिला, ये उसके लिए थी, यानी कि ये N2 के लिए था, ये था फॉर
N2 और फॉर N1 के लिए क्या मिला मुझे, U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव लगा ना यहाँ पे, माइनस ऑफ म्यू बी बी, राइट। इसको फोर्थ ले लो, इसको फिफ्थ ले लो आप, ठीक है। अच्छा अब तो यहाँ पे मैं लिख दूँ किसके लिए थी मेरे पास, ये म्यू बी बी था और ये माइनस म्यू बी बी के लिए था। अब अगले पेज पे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं, कुछ बताना तो नहीं है यहाँ पे। और तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ करके, तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास जो n होता है, या n1 ले लेते हैं, n1 की बात करते हैं, n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ u अपॉन के टी, मतलब इस तरह से वो बोलते हैं कि n इज यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस u अपॉन के टी बी। यार क्या लिख रही हूँ, के टी बी नहीं, सॉरी के बी टी होता है, एक सेकंड में ढंग से लिखती हूँ उसको। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ u के बी एंड टी। इस तरह से हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ने बताया था कि ये होती है इक्वेशन। तो हमारे पास देखो ये n1 और ये n2 है, ये n1 ये n2 और n1 की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं n1 को लिखना चाहूँ फॉर n1, तो n1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ u की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, n1 की बात हो रही, तो n1 माइनस ऑफ म्यू बी बी, माइनस म्यू बी बी तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑन के बी टी, ये चीज़ आ जाएगी। अब n1 इज इक्वल्स टू n, प्रोपोर्शनैलिटी निकाल हटाओ इसकी, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू बी ऑफ बी अपॉन के बी ऑफ टी। लेट कर लो कि x क्या है आपके पास, म्यू बी बी अपॉन के टी, या के बी टी ले लो, अपनी मर्जी है, क्योंकि जो ठीक है ये चीज़ आ जाएगी। तो आ जाएगी सिक्स्थ इक्वेशन। और n2 कैसे लिखूँगी, n2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर n2, तो n2 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सपोनेंशियल ऑफ u अपॉन के टी। तो u की वैल्यू क्या है, ये तो वो माइनस u है ना आपके टर्म में, ये माइनस यानी कि माइनस ऑफ म्यू बी बी अपॉन के टी करके आ जाएगा, ये के बी टी ले लो तुम, है ना। सो n2 इज इक्वल्स टू n नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ x, मैं इसको लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ n1 इज इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ये सेवन्थ इक्वेशन, ये एट्थ इक्वेशन। जब हम अब मुझे देखना इनकी फ्रैक्शन करनी है, फ्रैक्शनल पॉपुलेशन देखनी है मुझे इसकी। तो मतलब ऐसा होगा कि n2 अपॉन n कर दूंगी मैं, और मतलब n1 अपॉन और n2 अपॉन n, इस तरह से देखूंगी मैं। तो n1 अपॉन n करूँगी, तो n1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही n नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ x, और n की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, तो n क्या होगा तुम्हारे पास, n यानी कि हाँ इन दोनों का जो सम होगा वो n मिलेगा, यानी n इज इक्वल्स टू n नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ x, इनका सम होगा। तो लिख दो यहाँ पे n नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस ई एफ माइनस ऑफ x करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कैंसिल हुआ काट दिया, तो रिमेनिंग तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली n2 के लिए n1 की वैल्यू क्या है, वो उसमें होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ x होगा उसके लिए, क्योंकि ये देखो, और नीचे होगा ई एक्स प्लस ई एफ माइनस ऑफ x, ये आ जाएगी नाइन्थ इक्वेशन, ये आ जाएगी टेंथ इक्वेशन, इस तरह से, ठीक है। अब तुम अगर इसका डिफरेंस ले लेते हो n1 अपॉन n माइनस n2 अपॉन n, तुम करके ले लेते हो, तो तुमको क्या मिलता है मिलता है एक्सपोनेंशियल ऑफ x अपॉन ई एक्स प्लस ई एफ माइनस ऑफ x प्लस ई माइनस ऑफ x अपॉन ई एक्स प्लस ई एफ माइनस ऑफ x, जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी थी तुम्हारे को, ठीक है। अब हमें देखो, हमें कैलकुलेट करनी है डाइपोल मोमेंट।
लास्ट जो हमने टॉपिक करा था उसमें एंड में मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे, क्योंकि हमने जो थ्योरी पोर्शन पढ़ा था उसमें हम समाप्त कैसे कर रही थी किस चीज़ को, मतलब जो चीज़ उसको ख़त्म कर रहे थे मैग्नेटिक मूवमेंट से, कि हाँ आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाती है तो अपवर्ड क्यों हुआ और डाउनवर्ड क्यों हुआ, वो मैंने आपको बताया था। अब इसमें हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी तो हमने बोला था कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ही इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह ही बिहेव करता है हमारे पास एटम, और एंड में मैंने ये समाप्त किया था या ख़त्म किया था कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाइड आएगी उससे आपका डायपोल्स आएंगे। तो डायपोल मोमेंट की बात से मैंने थ्योरी ख़त्म की थी। डायपोल मोमेंट से इसकी एंडिंग होगी कि डायपोल मोमेंट जो होती है वो कहती है m इज इक्वल्स टू एन यू एक्स होता है। एक्स तब होगा क्योंकि ये जो है ना ये वैल्यू एन यू ऑफ इनका डिफरेंस n1 अपॉन n माइनस ऑफ n2 अपॉन n, ये तो m इज इक्वल्स टू एन यू, तो इनका डिफरेंस ये रहा मेरे पास, तो उसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ई एक्स प्लस ई माइनस ऑफ एक्स प्लस ई माइनस ऑफ एक्स ई एक्स प्लस ई माइनस ऑफ एक्स। ये चीज़ क्या बन जाती है एम इज इक्वल्स टू एन यू टेन हाइपरबोलिक एक्स, और टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू जो होती है अगर एक्स बहुत कम है आपका तो ये एक्स के बराबर ही हो जाएगा, मतलब कि अगर एक्स इज लेस देन वन देन टेन टू एक्स, राइट। सो m इज इक्वल्स टू एन यू एक्स मेरे पास रह जाएगा। और हम जानते हैं कि हमने x की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, x की वैल्यू मैंने लेट करी म्यू बी बी अपॉन के टी, तो m इज इक्वल्स टू एन यू और यहाँ पे म्यू बी बी अपॉन के टी, तो ये वाला म्यू भी हम इसी को ले लेते हैं, यानी कि m इज इक्वल्स टू एन म्यू बी का स्क्वायर बी अपॉन के टी, ये आपके पास डायपोल मोमेंट आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ अपने नोट्स से कि जो मैंने नोट्स बनाए थे हम आगे पहुँच चुके थे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताना भूल गई थी कि जब तुम लोगों ने ये चीज़ बताई थी इनका मतलब क्या है बेसिकली, ये जो तुम ई रेशो एक्स की बात कर रहे हो, ये डायग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि आपका एग्जामिनर समझ आए कि हाँ बच्चे को कुछ ना कुछ आता है पेपर में। अगर 16 नंबर का आता तो 16 नंबर का तो नहीं आएगा जितना मुझे लगता है, 8 नंबर का आता तो 8 नंबर तुम्हारे कहीं से भी नहीं जाने वाले तुम अगर डायग्राम बनाओगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो n/n की वैल्यू आ रही है ये, और n/n की वैल्यू आ रही है ये, है ना। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा कि n1 की वैल्यू आपके पास ये आती है और n2 की वैल्यू ये आती है। इसका मतलब ये है जो x, देखो n1 इस बार पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर तुम्हारा x इंक्रीज़ करेगा तो तुम्हारा जो n1 अपॉन n है वो भी बढ़ेगा, और इसमें जो ये नेगेटिव बन रहा है यानी x बढ़ेगा तो ये चीज़ तुम्हारी घट जाएगी। तो यानी जो ग्राफ तुम्हारा ऊपर को होगा वो सिर्फ इस चीज़ के लिए होगा, और ग्राफ तुम्हारा नीचे को जाएगा वो इस वजह से जाएगा। तो जो ऊपर को जा रहा है तो हम ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं, जो फ्रैक्शनल पॉपुलेशन है और वो म्यू बी वी एक्स के बीच में, मतलब वो म्यू बी वी के टी वाला। तो ये इसकी वजह से ये n1 अपॉन n की वजह से और डाउनवर्ड्स के n2 बाय n की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। चलो बना लेती हूँ डायग्राम यहाँ पे मैं। ये मेरा अपर स्टेट हो गया क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल और एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई रेशो माइनस ऑफ एक्स, ये जो एक्स है ये इंक्रीज़ करा, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे हमारा ग्राफ बन रहा है फ्रैक्शनल पॉपुलेशन के बीच में बन रहा है, और किसके साथ, ये जो एक्स क्या है मेरे पास वो म्यू बी बी अपॉन के टी करके जो है, और डाउनवर्ड्स किया ये बना n2 की वजह से डाउनवर्ड्स, क्योंकि ई रेशो माइनस ऑफ एक्स है, एक्स बढ़ता है तो n2 अपॉन n जो होता है वो घटता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ग्राफ। सो हम आगे पहुंच चुके थे। सो हमने ये चीज़ कर ली थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी निकालेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। सो उससे पहले थोड़ी सी कुछ और नए टर्म देख लेते हैं। ठीक है, इनने बी की वैल्यू पहले लिख दी है, हम बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हम इसकी बात करेंगे जनरल में, जो हमारे पास जो एम जे की वैल्यू होती है ना, जो जे होता है वो 2j+1 तक आगे जाता है। जो मैंने बताया था ना एम जे इक्वल 1/2 से लेके +1/2,
वैसे करके। तो जे जितना है वो जे प्लस वन आकर 2j प्लस वन तक जाता है वो। सो इंस्टेड ऑफ 10x इन इक्वेशन नंबर 14, तो ये 10x है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो थी, वी गेट अनदर फंक्शन बी जे एक्स कॉल्ड ब्रिलियन फंक्शन। जो ब्रिलियन फंक्शन होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है, आप एक बार नज़र फेर लो। हम सिर्फ उसके 2 ही टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो कॉट हाइपरबोलिक एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 ये ले लो तुम। अब हमने क्या करा है, जो हमारे 2 टर्म है इसमें हम इसको एक्स, ये भी एक्स है हमारे पास। सो हमने कॉट हाइपरबोलिक एक्स की फॉर्म में इस पूरी टर्म को मुझे बनाना है, राइट। तो अपॉन एक्स, तो देखो आप 2j प्लस 1 अपॉन 2j इंटू एक्स है, हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं। बताते हैं कैसे किया। जो इक्वेशन नंबर जो मेरी 19 है, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम इसमें डाल रहे हैं, यानी कॉट एक्स की वैल्यू को हम इसके बीच में डाल रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई 3। तो उस करके हम इसको लिख रहे हैं, आगे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से ये बन गया मेरे पास, ठीक है। तो बी जे एक्स की वैल्यू बस ये आती है। फिर उसके बाद हमारे पास एन यू बी जे एक्स जो है हमारे पास, वो इस तरह से बनता है। लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से याद करा है इसको, समझा है इसको, तो चलो वो रहने दो। अगर तुमको ये समझ नहीं आता है तो सीधे तुम याद रख लो, ये जो m की वैल्यू होती है, जब तुमने डायपोल निकाला था, डायपोल मोमेंट निकाली थी कि m इज इक्वल टू एन यू ऑफ, वो 10x का तुमने x कर दिया था, और x की जगह तुमने लिख दिया m u ऑफ म्यू बी अपॉन के टी। इसको तुमने बे समझ लेते हैं, m इज इक्वल टू एन म्यू बी का स्क्वायर b अपॉन के टी, ऐसे किया था मैंने। तो इसको भी समझ लो कि यहाँ पे तुमने j+1 और 3j तुमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, और जो आपके पास जो x की वैल्यू वो आपने फिर से यहाँ पे भर दी, ठीक है। सो आपके पास मतलब सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से शुरू करना है तो बताती हूँ आपको नोटबुक पे कि मैंने यहाँ पे छोड़ा था तुम लोगों को। फिर मैंने क्या बोला कि जो m होता है वो क्या होता है, m एन यू और x j+1 आती है वैल्यू, और यहाँ पे आता है आपके पास 3j। तो x की वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। एन यू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू बी j+1 अपॉन 3j और के टी करके। सो मेरी बात एक ध्यान देना, ये u है ना, u, इस u की वैल्यू क्या होती है आपके पास, जो शुरू में आपको लिखवाई थी डेरिवेशन, माइनस जी म्यू बी जे करके थी। तुम इस वैल्यू को इसके बीच में डाल दो, m इज इक्वल टू एन माइनस, और ये वाला u आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्क्वायर बन जाएगा इनका, है ना। तो क्योंकि हम इसमें स्क्वायर ही बना रहे थे, तो म्यू लिखो चाहे म्यू भी लिखो, एक बात होती है ये। तो माइनस जी म्यू बी जे का स्क्वायर, साथ में b, और यहाँ पे j+1 भी है मेरे पास, 3j के टी आ जाएगा। तो उसको जब मैं सॉल्व करूँगी, अगले पेज में ले जाती हूँ इसको मैं, ये रहा ना। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, m इज इक्वल टू एन, जो स्क्वायर में हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू बी का स्क्वायर हो जाएगा, j का स्क्वायर हो जाएगा, j+1 हो जाएगा, यहाँ पे 3j के टी, जो कट रही है वो काट दो, j से ही कट जाएगा। सो m इज इक्वल टू एन जी का स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर जे बी इंटू j+1। अब एक बात बताते हैं तुम लोगों को, जो हमारे पास j इंटू j+1 और जो जी स्क्वायर होता है वो p के बराबर होता है, ठीक है। ये बताते हैं आपको नोट्स से, मैं यहाँ अगर मैंने लिखा हो, ओके गाइज मुझे वो पेज नहीं मिल रहा, रुको ये रहा, ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं, p इज इक्वल्स टू जी, फिर इसका जो p स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर इसका अंडर रूट हो जाता है इस तरह से, इसका अंडर स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो इसका अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बोहर मैग्नेटॉन से हम इसको p को डिफाइन करते हैं। सो इस तरह से, तो स्क्वेयर अगर मैं इसको हम बोलते हैं p स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर की वैल्यू होती है ये, अगर तुम
पी यहाँ पे पुट कर दो। सो एम इज इक्वल्स टू एन म्यू बी स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बी पी स्क्वायर 1/3 के टी। बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट ऑफ एच। ये तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी बहुत बार इसको यूज़ करा है हमने। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन।